तो बाकी सारे लोग क्या डमशराज खेल रहे थे मेरे साथ? स्क्रीन ने बता दिया, वरना मैं तो ऐसे ही बोलता रहता है। हाँ भाई, या लिप रीड कर रहे थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ समझ आया अभी तक क्या बोला मैंने? मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखो भाई, अगर सेकंड वाला केस था तो सेकंड वाले केस में क्या होगा? परीक्षा को मिलेगा 60,000 और मुझे मिलेगा 40,000। यानी इसकी रेलिवेंस समझ में आई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बताता है कि जो भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया उसको कितना कितना किस पार्टनर में बांटेंगे। क्लियर हो गया गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? 100% चल सकते हैं आगे? ओके। अरे यार सर कैसी बातें कर रहे हो, इतना छोटा सा काम करने के लिए हमसे एक नया अकाउंट बनवा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये तो ऊपर ही कर लेते यार, यहाँ टू नेट प्रॉफिट लिखा है उसकी जगह लिख देते टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ये जो लिखा है ना हमने यहाँ टू नेट प्रॉफिट, इसकी जगह क्या लिख देते? ये लिख देते टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर परीक्षा राहुल, काम खत्म। है क्या नहीं है भाई? क्यों बेकार में एक नया अकाउंट बनवा दिया? तो ओके, दो चीजें भाई। पहली चीज तो अगर हम आपसे यहीं पे लिखवाएंगे तो भाई फिर तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दोबारा बनवाएंगे, बनाना दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारी सारी चीजें दोबारा देते जो 11th में दी थी। नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी जो मेन चीज है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इतना नहीं आता, ये तो अभी मैंने शुरुआत करी है। सिर्फ यही नहीं आएगा कि बस उठा के प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी इसके अंदर और भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इतना छोटा सा नहीं होगा, इसके अंदर कम से कम 5-6 आइटम अभी और आएंगे। समझ आएगा इस? ठीक है। तो इसीलिए ये मत सोच के चलो कि सिर्फ यही डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था इसलिए आता। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा एक माइंड फ्रेम बना रहा हूँ ताकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉजिक समझ आए कि वो होता क्या है। क्या होता है भाई सचलीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? सर जो प्रॉफिट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट पार्टनर्स में, उसके लिए ये अप्रोप्रिएशन बनाया अकाउंट जाता है, बना। ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताई थी? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, प्रैक्टिकली ना ये बनता नहीं है वैसे। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप के अगर अकाउंट्स आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आज की डेट पे प्रैक्टिकली ये इतना अडॉप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। आज की डेट पे ये काफी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है, बट ठीक है हमारी बुक्स में चला आ रहा है, हमें समझना, हम समझ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो भाई मेरे पास कल आना मत लड़ाई करने के लिए, मेरे पापा मम्मी का तो पार्टनरशिप बिजनेस है वो तो नहीं बनाते अप्रोप्रिएशन, तो हो सकता है भाई नहीं बना रहे हो, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ इस बात को कि प्रैक्टिकली आज की डेट पे ये बहुत कम यूज में आता है, बट दैट इज ओके। कई चीजें ऐसी होती है जो हम अभी सीख रहे हैं, अभी तक बुक्स में चल रही है, हाँ अब हट चुकी है, विच इज ओके, कोई बात नहीं। पर आपको मैंने इसीलिए बता दिया ताकि आपको पता। अच्छा बाय द वे, आपके फैमिली में किस किस के पेरेंट्स बिजनेस में है और पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं? कोई है ऐसा जिसके पापा मम्मी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप में बिजनेस है? किसी का नहीं है? अरे बाप रे। अच्छा बिजनेस किस किस का है आपके मम्मी पापा में? अरम और आरब का तो है मुझे पता है ना। और तस्लीम के पापा और मम्मी बिजनेस, प्रथम, परिका, आप में से किसी के पापा मम्मी कोई भी मतलब पार्टनरशिप में, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस में नहीं है? सब सोल प्रोप्राइटरशिप है? हाँ भाई आरव अरम सोल प्रोप्राइटरशिप? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो भाई। सर सर वो पापा और मम्मा में पार्टनरशिप नहीं है, पापा चाचू और दादू में है। हाँ तो मैंने ये थोड़ी ना कहा पापा और मम्मा में ही होगी, मैंने ये कहा कि मतलब मैंने ये पूछा था आपके पापा या मम्मा कोई बिजनेस करते हो और वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, तो पार्टनरशिप में तो है। और गौर किया जाए, सब लोग गौर करें भाई, किसके साथ बिजनेस है, सॉरी किसके साथ पार्टनरशिप है। ये नहीं कह रहा कि मम्मा के साथ नहीं है, उनके साथ है। गौर क्या करना है कि किसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं? रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। आप नोटिस करना ये बात, अपने जिनके और किसी के भी पार्टनरशिप में है ना, देखना दो जनों के साथ आप पार्टनरशिप करते हो, दो जनों के साथ, या तो वो आपका रिलेटिव होता है या दूसरा आपका फ्रेंड होता है, एक अच्छा फ्रेंड होता है जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। समझ आ रही है बात? यही दो लोग होते हैं। सर कैसी बात कर रहे हो, रिलेटिव्स पे भरोसा किया जाता है? हाँ किया जाता है, अरे हर सारे रिलेटिव्स ऐसे नहीं होते, हाँ कई होते हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं, ठीक है। तो ये दो लोग ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना, दो लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली आप देखोगे जिनके साथ पार्टनरशिप होगी, कहीं भी देख लो आपको यही मिलेगा, या तो वो आपका कोई ना कोई रिलेटिव होगा या फिर आपका एक अच्छा दोस्त होगा, तभी आप पार्टनरशिप में जाओगे। इसका रीजन क्या है?
इसका रीजन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आप जब आपने ऑलरेडी शायद पढ़ा भी होगा 11th में बिजनेस स्टडीज में, पार्टनरशिप वगैरह पढ़ा है ना, फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है परीक्षा? पढ़ा है, भूल गए? हाँ, अभी तो खत्म हुए पेपर यार, याद होना चाहिए सब तो। पढ़ा है ना? तो पार्टनरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता है परीक्षा वो? कि अगर बिजनेस के एसेट्स काफी ना हो बिजनेस के डेट्स सेटिस्फाई करने के, तो पर्सनल एसेट्स भी लिए जा सकते हैं, वेरी गुड। पार्टनर्स के पर्सनल एसेट। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी उस पर कोई लिमिट नहीं है। अगर मैंने पार्टनरशिप में 1 लाख रुपया लगाया है तो सिर्फ 1 लाख रुपया रिस्क पे नहीं है, कल को अगर नुकसान ज्यादा हो गया, 1 लाख से भी ज्यादा हो गया, तो वो 1 लाख तो डूबेंगे डूबेंगे, प्लस मेरे घर बार, मेरा जो क्या बोलते हैं अपना क्या क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, उसको भी बेच करके मुझे उसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? इसीलिए पार्टनरशिप में किसी के साथ भी बिजनेस करना आसान नहीं होता। पहले आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, पता चले उसने आपके गलती कोई गलत स्टेप लिया और उसकी वजह से नुकसान हो गया पार्टनरशिप के बिजनेस में, और फिर लेने के देने पड़ गए, वो जो बिजनेस में पैसे लगाए वो तो डूबेंगे डूबेंगे। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके ज्यादा लॉस हो गया तो आपके पर्सनल एसेट्स को भी आपको बेच करके जो लॉस है उसको उसकी भरपाई करनी पड़ जाए। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ गाइस सबको? ठीक है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस ही हो, ऐसा नहीं है। भरोसे का आदमी होना चाहिए, बस ये बता। और यही से एक और फीचर भी पता चलता है, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ अभी वैसे, बाय द वे, हाँ अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा। पहला क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक और सेकंड फीचर बता रहा हूँ, एवरी पार्टनर एक्ट्स एज अ, क्या होता था परीक्षा? Mutual agency, all म्यूचुअल can act एजेंसी, for the firm and one can act for all. राइट। एवरी पार्टनर एक्ट्स एज अ एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल टू अदर, यानी वो प्रिंसिपल की कैपेसिटी में भी एक्ट कर रहा है, यानी उसके बिहाफ पे और लोग एक्शन ले सकते हैं, और लोग एज अ एजेंट काम कर सकते हैं। और लोग कौन? बाकी पार्टनर्स। और वो एज अ एजेंट बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या, मोटा मोटा समझाता हूँ, टेक्निकल हो गया है तो। मतलब क्या है, अगर मान लो मैं और परीक्षा पार्टनर है, ठीक है, तो भाई हम दोनों पार्टनर है अब बिजनेस के। अब बिजनेस के डिसीजंस कौन लेगा? क्या परीक्षा लेगी या मैं लूंगा, या दोनों को मिलकर ही लेने पड़ेंगे? क्या आंसर है इसका? हाँ परीक्षा? दोनों भी ले सकते हैं, मैं इंडिविजुअली भी ले सकती हूँ, वो आपको मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि मैं भी ले सकता हूँ, तू भी ले सकती है ना, यही मतलब हुआ ना। सो नॉर्मल सिनेरियो में यही होता है, नॉर्मल बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं। नॉर्मल में क्या होता है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू परफॉर्म द बिजनेस फॉर द फर्म, यानी फर्म के लिए, फर्म के बिजनेस को करने के लिए जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, हर पार्टनर के पास वो अधिकार है कि हर पार्टनर ले सकता है, उसको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अब देख लो कितना रिस्की काम होता है कि नहीं होता है पार्टनरशिप में, है कि नहीं है? मतलब तुमने एक तरह से आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि हाँ भाई वो सामने वाला बंदा जो है ऑनेस्ट होगा, सही तरीके से डिसीजन लेगा, समझदार आदमी है, ऐसा नहीं पता चला उठपटांग डिसीजन ले लिया कोई। क्योंकि कल को अगर उसने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई एक्शन ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया और उसमें नुकसान हो गया, ठीक है, तो एक तो आप मना नहीं कर सकते, अरे मेरे से तो उसने पूछा ही नहीं था, ये नहीं कह सकते। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि एवरी पार्टनर एक्ट्स एज एजेंट फॉर अदर पार्टनर, तो आप मना नहीं कर सकते। दूसरा, अगर नुकसान हो गया तो ना केवल जो पैसा लगाया है बिजनेस में उस पर रिस्क है, जो पैसा आपका अपना खुद का पर्सनल है उसके ऊपर भी रिस्क हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए आप नॉर्मली देखोगे दो ही तरह के लोग पार्टनरशिप में होते हैं, या तो आपके खुद के फैमिली मेंबर, या फिर आपके अच्छे दोस्त जिन पे आप भरोसा करते हैं। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां तक समझ आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, किस तरीके से बनता है, रेशो कैसे होती है, ठीक है, रेशो 2:1, 3:2। अच्छा बाय द वे ये 2 लिखे थे मैंने, अगर यहाँ 3 लिखे होते, जरा 3 का भी एग्जांपल ले लेते हैं। और मैं चाहता हूँ किससे पूछे, आरव से पूछते हैं। मान लेते हैं 3 पार्टनर थे बेटा, एक्स वाई और जेड, ठीक है, रेशो थी 5:3:2। तो एक्स को क्या मिलेगा, मान लेते हैं 1 लाख का ही प्रॉफिट है, सेम लेके चल रहा हूँ। सर 1 लाख इंटू 5/10। बहुत बढ़िया। 10 कैसे आया, इन सब का टोटल। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। इसी तरह वाई का क्या हो जाएगा, 1 लाख इंटू 3/10। और जेड का क्या हो जाएगा? तो जरा बताओ कितना आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, काटा या पीटी?
सर डिवाइड करेंगे। हाँ पहले काटेंगे पीटेंगे बाद में। हाँ तो पहले काट देंगे तो डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 10,000। तो 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50, 3 से मल्टीप्लाई करो 30, 2 से मल्टीप्लाई करो 20। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया गाइस? Yes. तो अगर 3 पार्टनर होते तो ऐसे आ जाता, 4 होते तो उन चारों का भी इसी तरह से करते सेम पैटर्न पे। चले आगे, चलो अब इससे आगे चलते हैं भाई। थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं मैं, देखो अभी आपकी नई नई क्लास है, ठीक है, अभी आपने नया नया शुरू किया है, तो मैं चाहता हूं पहले कॉन्सेप्ट बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हो कि पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्क क्या है, जो हम सीखते आ रहे थे उससे कनेक्शन क्या है, वो कनेक्शन जरूर समझ में आना चाहिए। सिर्फ रटना नहीं है कि अच्छा चलो पीपी एंडर एप्रोप्रिएशन बनाना सीखिए, पर वो होता क्या है, बनाते क्यों है, पता तो होना चाहिए ना। चलो अब पार्टनरशिप के लिए एक सबसे बेसिक चीज चाहिए होती है भाई, वो क्या होती है, कोई बता सकता है? पार्टनरशिप करने के लिए या एक मोस्ट फंडामेंटल चीज जो अगर नहीं है तो फिर पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। हाँ स्निग्धा। पार्टनरशिप डीड। ओके सो यानी कि अगर मैं बोलूं इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप, इज इट करेक्ट स्निग्धा? नहीं, वर्बल एग्रीमेंट भी होता है। तो फिर आंसर गलत हो गया भाई। तो मैंने क्या बोला, देखो अब देखो आप अग्रीमेंट होना चाहिए। एक, हाँ अब देखो यही गड़बड़ होती है, ध्यान से सुनना। अभी पहले स्निग्धा ने बोला पार्टनरशिप डीड, ठीक है, अगर ये होता है नेसेसरी एलिमेंट तो फिर क्या हो जाता कि इसके बिना तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, पर ऐसा नहीं है, इसके बिना हो सकती है। क्या चाहिए होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जरूरी है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में फर्क है, आते हैं जरा उसको। तो पहले लिखते हैं क्या है, एग्रीमेंट इज नेसेसरी। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। बट मजेदार बात क्या है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है गाइस? तो ऐसे भी हो सकता है मैंने और परीक्षा ने आपस में एग्री कर लिया ऐसी बातचीत से, जैसे अभी अभी किया, ठीक है, तो मैंने और परीक्षा ने कहा परीक्षा हम मिलकर के ये काम करें क्या? परीक्षा कहती है हाँ हाँ सर जैसे आप कहो। है बहुत भरोसा है मेरे को आपके ऊपर, आंख बंद करके मैं भरोसा कर सकती हूँ, लॉस नहीं होगा मुझे पता है, और समझदार तो आप हो ही, अज्यूम कर लेते हैं ना, अज्यूम करने में क्या देते हैं, है ना। चलो तो परीक्षा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल पार्टनरशिप कर सकते हैं, और हमने एग्री कर लिया, तो ये क्या हो गया भाई, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट के लिए जरूरी है कि हम कहीं लिखें और उस पर साइन करें, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी। क्लियर हो गया गाइस? तो अगर कोई आपसे पूछता है इज एग्रीमेंट नेसेसरी, आंसर इज यस, एग्रीमेंट इज नेसेसरी। इज पार्टनरशिप डीड नेसेसरी, आंसर इज नो। पार्टनरशिप डीड होती है क्या बाय द वे, रिटन एग्रीमेंट। जो आप रिटन एग्रीमेंट करते हो उसी को बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई बोले इज एग्रीमेंट इज नेसेसरी, यस। इज पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी, आंसर इज नो। पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं है, ओरल पार्टनरशिप कैन ऑल्सो बी देयर। सबको समझ आ रहा है? पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट में फर्क समझ आ रहा है? पार्टनरशिप डीड क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट। क्लियर हो गया गाइस? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए यही वाली चीज, और ये 1 मार्कर में आती है बहुत, और जैसे अभी स्निग्धा कंफ्यूज हुई थी, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर बाय द वे, और इस बार भी ये क्या नाम है 1 मार्कर में पूरे चांस थे, अभी जैसे टर्म 1 टर्म 2 हुआ ना अलग अलग, अगर ये टर्म 1 टर्म 2 हुआ आगे भी, और टर्म 1 में आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आए जैसे आए थे ना इस बार, तो अगर ऐसा आया पक्का ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। तो इसलिए प्लीज समझ लो इस बात को, भैया गलती करके नहीं आनी है, ठीक है। एग्रीमेंट इज नेसेसरी, ठीक है, एग्रीमेंट जरूरी है। पार्टनरशिप डीड यानी ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, इज नॉट नेसेसरी। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं आगे? चलो आगे चलते हैं। अब अगली चीज समझते हैं क्या है। अब बात करते हैं भैया पार्टनरशिप के दूसरे फीचर की, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम कितने होने चाहिए भाई? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शुरू करी थी तभी बताया था, 2, ठीक है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अब ये बात जरा ध्यान से समझते हैं, जो बात थोड़ी परीक्षा ने बोली थी मैं उसी बात को थोड़ा सा क्लियर करके बता रहा हूँ। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं?
तो मैक्सिमम आपके हो सकते हैं 100 सब्जेक्ट टू, ध्यान से सुनना, 100 सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है, यानी हम इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। 100 जो हम लिमिट बोल रहे हैं ये फाइनल नहीं है, इसके आगे कुछ और भी हम बोल रहे हैं, उसको सुन लो। सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी लिखूंगा नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 100, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आया? यानी मतलब क्या हुआ, और पहली बात ये लिखा कहाँ है, अच्छा ये कहाँ लिखा है कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 100 होने चाहिए, बता सकते हो परीक्षा ये कहाँ लिखा है कि मिनिमम 2 होने चाहिए और मिनिमम 100 होने चाहिए तो कंपनीज मैक्सिमम एक्ट 100? 2013 कंपनीज एक्ट में क्यों लिखा है भाई, सेक्शन 4 कंपनीज एक्ट में क्यों लिखा है? हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। 90 पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोच ले पहले फाइनल क्या है। अरे मैंने कंफ्यूज कर दिया, परीक्षा को कंफ्यूज कर दिया। देखो भाई, अब इसी बात को याद करने के लिए, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस बात को समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में कहानी कहाँ लिखी होगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ आ रही है बात? एक एक्ट है, ठीक है, हर चीजों का एक्ट बना हुआ है भाई। आप जाते हो ना, ट्रैफिक वायलेट करते हो, 100 रुपए का चालान, 500 रुपए का चालान देते हो, कहाँ लिखा है, लॉ में लिखा है। लॉ मतलब कोई एक्ट है उसके लिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ऐसे ही हवा में नहीं है चीजें, लॉ बने हुए हैं हर चीजों के लिए। तो वो जो लॉ है जो पार्टनरशिप को गवर्न करता है, उस लॉ का नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर हो गया सर गाइस? 19, अभी रुक जा बेटा, 1932। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजें कहाँ लिखी होंगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, लेकिन लेकिन एक चीज ऐसी है जो है तो पार्टनरशिप से रिलेटेड, लेकिन लिखी कहाँ है, कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया? तो इसको याद ऐसे रखो जैसे बता रहा हूं, यानी नॉर्मली पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी चीज होगी कहाँ लिखी होगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, क्या, मैक्सिमम नंबर। जो परीक्षा ने बोला, तो परीक्षा ने गलत नहीं बोला था, लेकिन मेरा काम है परीक्षा को कंफ्यूज करना, मैंने अपना काम निभाया और परीक्षा कंफ्यूज हो गई। अब कंफ्यूज नहीं होना है परीक्षा, समझ में आया? गोइंग फॉरवर्ड अब पता चल गया कैसे करना है, ऐसे ही याद रखना है। तो ये चीज कहाँ लिखी है, कंपनीज एक्ट 2000, कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। अब भैया ये कंपनी एक्ट 2013 में क्यों लिखी है कि मैक्सिमम नंबर 100 होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 से ज्यादा है तो वो क्या कहता है, कंपनी बनाओ। तो आइडियली लिखा तो होना चाहिए था पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन भैया उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने उठा के कंपनीज एक्ट में लिख दिया। कांट हेल्प इट, पर हमें तो लॉ तो फॉलो करना है ना यार, चाहे किसी भी एक्ट में लिख दिया हो। ठीक है, क्लियर? तो एक्चुअली आइडिया क्या था उनका, ये बताना कि अगर 100 से ज्यादा है तो भैया फिर पार्टनरशिप से काम नहीं चलेगा, कंपनी बनाओ। लॉजिक समझ आया? क्योंकि कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, 100, 200, 10,000, 1 लाख, बहुत शेयर होल्डर हो, यानी बहुत सारे ओनर हो सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, लॉजिकली याद हो जाएगा। अब मिनिमम कितने हैं, 2, मैक्सिमम कितने हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताएगी कितने हो, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक्ट में 100 लिख दिया, वो अपर लिमिट है। समझ आया? एक्ट में जो लिख दिया वो अपर लिमिट है, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इससे कम नोटिफाई कर सकती है, ज्यादा नहीं कर सकती, 105 नहीं कर सकती। 100 लिख दिया एक्ट में, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हमने पावर दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं 100 तो ज्यादा है, इतने की जरूरत नहीं है, कम करना चाहते हो तो कम करो। तो आज की डेट पे जो नोटिफिकेशन है अभी जो वैलिड है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना नोटिफाई कर रखा है, ठीक है, तो वो है 50। समझ आई बात? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना नोटिफाई किया है, हाँ जी, कितना नोटिफाई किया है, बोलो भाई परीक्षा? 50। क्लियर हो गया? तो आज की डेट पे अगर हमसे कोई पूछे कि कितने हो सकते हैं तो 50, पर पूरा आंसर पता होना चाहिए और लिख के भी पूरा आना है। सिर्फ 50 बोल दोगे तो इनकम्प्लीट आंसर माना जाता है, तो मार्क्स काटे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा लिखना है। क्या लिखोगे, एज पर कंपनीज एक्ट 2013,
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100 subject to notification by central government, and as per the present notification by the central government the maximum number of partners can be 50। आई बात समझ में? तो इस तरीके से पूरा लिख के आना है, इनकम्प्लीट नहीं लिखना है आंसर। अगर आप सिर्फ 50 लिख के आ जाओगे तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और उसमें मार्क्स कट सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये वो आ गया, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू, तो फिर तो एक ही चूज करना है, तो फिर 50 चूज करोगे क्योंकि आज की डेट पे तो 50 है। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जहाँ जैसे कुछ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग वगैरह में अगर होता है या कुछ होता है तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वहां हम पे नहीं जा रहे। ठीक है, वो हमें समझने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया गाइस? तो कुछ आज हमने बेसिक पार्टनरशिप के हमने बेसिक क्या बोलते हैं फीचर्स समझे कि बेसिक फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप में। एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डील। क्या अच्छा, वैसे बाय द वे आपने कभी नोटिस किया हो, हम बोल तो रहे हैं कि ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, पर प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं 99.999999% क्या होगा? रिटर्न होगा। क्यों होगा रिटर्न? टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। वरना होगा क्या? आज मैं और परीक्षा मिलकर पार्टनरशिप कर लेंगे, हमने कहा अच्छा ठीक है हम लोग ना जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर बांट लेंगे, पता चला अच्छा प्रॉफिट हो गया, क्या भरोसा परीक्षा की नीयत खराब हो जाए या मेरी नीयत खराब हो जाए। मैं कहूँ परीक्षा से, परीक्षा कह रही है सर क्या आप मेरे ऊपर आप भरोसा करा था अभी थोड़ी देर पहले और इतनी जल्दी तोड़ दिया है। नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ भाई, मान लेते मेरी नीयत खराब हो गई, तो मान लेते हैं अगर मैंने कहा नहीं हमने तो 3:2 कहा था, 3 हिस्सा मेरा 2 हिस्सा परीक्षा का। हाँ, समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? तो फिर क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई होगी तो क्या होगा? वो अगली क्लास में सीखेंगे, अगली क्लास में यही करेंगे, लड़ाई करेंगे मैं और परीक्षा, है ना। तो अगली क्लास में करेंगे लड़ाई, देखते हैं क्या होगा, फिर उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इस लड़ाई को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पार्टनरशिप डीड कर लो, रिटर्न कर लो। भाई झगड़ा खत्म, जो लिखा है उसको मानना पड़ेगा, दोनों ने साइन कर रखे हैं। हाँ, कोई मुकर ही नहीं सकता कि 1:1 था या 3:2 था। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो इसलिए नॉर्मली होता पार्टनरशिप डीड है प्रैक्टिकली, लेकिन हाँ एज पर लॉ ओरल भी हो सकता है। क्लियर हो गया? समझ आई बात? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया क्या होता है। चलो अब इसकी एक फोटो खींच लो और फिर मैं आपको आपका काम बता देता हूँ, आज का होमवर्क क्या है। पहले इसकी खींचो। और एक पार्ट आई थिंक छोटा सा मैं भूल गया, वो जो 3:2 और 1:1 का मैं एक लॉजिक भी आपको बताना था। मैंने आपको बता तो दिया कैसे करना है, उसको लिखना कैसे, लेकिन क्यों ऐसा क्यों लिखना है वो भी बता देते। इसको देख, खींच लिया फोटो, चले आगे। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ भाई, इसको कोशिश करना एक ही पेज पे आ जाए दोनों चीजें, ताकि आपने ऐसे दिखाई दे एक के नीचे। एंड गाइस प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट, आई होप 11th में आपने ये सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो फिर से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या रिक्वेस्ट है सुन लो। रिक्वेस्ट ये है, प्लीज कॉपी करने में ना कंजूसी मत करना, ठीक है? बिल्कुल डिट्टो जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ कॉपी ऐसे ही करना। ये नहीं अरे ये तो समझ आ गया, छोड़ना यार ये क्या बनाना। फिर पता क्या होगा, अभी तो समझ आ गया, लेकिन जब रिवाइज करना होगा ना 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, फिर ये नहीं लिखा होगा ना तो समझ नहीं आएगा कि सर ने क्या बताया था। तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहां मैं खुद कह रहा हूं मेरे को 100% डिट्टो कॉपी मार दो, ठीक है? यहाँ दिमाग मत लगाओ, यहाँ तो कॉपी मार लो। क्लियर हो गया गाइस? प्लीज आपको एक्स्ट्रा लिखना है एक्स्ट्रा लिखो। आपको कुछ लगता है कि सर ने कुछ और बताया जो मैं भूल सकता हूँ या मुझे लगता है ये चीज नोट कर लेनी चाहिए, तो आप वो लिखो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लिख रहा हूँ उसको प्लीज जरूर नोट करना, और नोट जरूर करना, फोटो में नहीं रह जाना चाहिए। समझ आ रही है बात? क्लियर है? देखो आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, सिर्फ इसी शर्त पे कर रहे हो कि दैट यू गाइज आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू मी। समझ आ रही है मेरी बात? अब मैं वहां बैठ करके आपकी कॉपी तो चेक नहीं कर सकता, तो प्लीज इस बात पे आपको खुद अपनी ऑनेस्टी रखनी है। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे पे भरोसा कर सके, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपके ऊपर और आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकें। समझ आ रही है मेरी बात? ये बहुत जरूरी है। ये वही हो सकता है जहां हम एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, अगर नहीं है भरोसा तो नहीं हो पाएगा। और एक अच्छी बात बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे जितने बच्चे हुआ करते थे 11th में, ऑलमोस्ट सारे बच्चे हमारे कन्वर्ट हो गए। कोई ऐसा मेरे को मतलब ऐसे बच्चे नहीं है जिनको लग रहा है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो जैसे नॉर्मली मेरे को लग रहा था, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि नहीं यार फिजिकली क्लासेस में पढ़ाई होती है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में नहीं होती है, और आप लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन में भी पढ़ाई होती है और अच्छी पढ़ाई होती है, अगर हम डेडिकेटेड है, हम में दोनों आते हैं, आप और मैं दोनों।
एक से काम नहीं होगा, दोनों से काम। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इसकी फोटो ले ली, चलो आगे। एंड सेकंड, एक और बात मैंने आपको बोला था कल, लास्ट क्लास में भी कहा था, प्लीज जो आप क्लास पर नोट करोगे उसको अलग कलर से करना या अलग कॉपी में करना, एज वट एवर सूट्स यू। और जो आप होमवर्क करोगे प्लीज उसको अलग करना, दोनों को अलग अलग करना, क्योंकि नहीं तो आपको बाद में रिवीजन के टाइम पे बहुत दिक्कत आने वाली है, समझ ही नहीं आएगा क्या क्या रिवाइज करना है और क्या नहीं करना। तो प्लीज ये चीज जरूर करना। चलो आगे। लो भाई इसकी भी फोटो खींच लो। ये तो ऊपर वाला, ये लो, इसको भी मैंने छोटा कर दिया, ये भी लो। हाँ जी गाइस, अब एक आखिरी बात बता देता हूँ। जो मैंने ये लिखा था ना 5:3:2 या 1:1:1, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम बोलते हैं दो पार्टनर है, x:y, 3:2 इनकी रेशियो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? चलो यार एक केक बनाते हैं, अज्यूम कर लो ये केक है, सर्कुलर तो नहीं लग रहा लेकिन केक है, ठीक है। अब अगर इस केक के मैं 5 टुकड़े करूं, ठीक है, कोशिश करते हैं करने की, भाई मेरे से इक्वल होंगे नहीं बट ठीक है, लेट्स अज्यूम 1 2 3, नहीं इक्वल तो नहीं हो ना, 1 2 3 4 5, मान लो ये इक्वल है, लेट्स अज्यूम दीज आर इक्वल 5, 5 पार्ट्स, ठीक है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। अब अगर ये 5 बराबर हिस्से हैं तो हमने क्या एग्री किया कि जो ये केक है हमने इसके 5 हिस्से कर दिए, तो इसमें से 3 हिस्से x लेके जाएगा, ये 3 हिस्से x लेके जा रहा है, और ये जो 2 हिस्से बचे वो y लेके जा रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल 5 हिस्से थे जिसमें से 3 x लेके जा रहा है, और यहाँ पे टोटल 5 हिस्से थे जिसमें से 2 x लेके जा रहा है। आई बात समझ में? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता 2/5 प्लस 3/5 तो क्या आ जाता? 5/5 यानी कि 1, यानी पूरा एक केक आ जाता। यानी अगर दोनों अपने अपने हिस्से ऐड कर लेंगे तो पूरा एक 1 आ जाएगा ना। तो जो 1 है उसको कैसे डिवाइड करना है वो हमने यहाँ बताया। क्लियर हो गया कि कोई भी आइटम, मैंने यहाँ केक का एग्जाम्पल लिया, और केक की जगह क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कैसे होगा? समझ में आई बात? ये लॉजिक समझ आया जो हम रेशियो को इस तरीके से क्यों लिखते हैं? लिख तो देते हैं, टीचर ने सिखाया है हमें, है ना, पर क्यों लिखते हैं? लॉजिक समझ में आया? उसका मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है टोटल पार्ट्स जिसमें हम कर रहे हैं इस प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं, और न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है उन टोटल में से कितने पार्ट्स उस पर्सन को मिल रहे हैं। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो इसकी फोटो खींचनी है तो खींच लो। अब आपने करना क्या बेटा? सब लोग अपनी अपनी बुक निकालो, होमवर्क बता रहा हूं आपको, और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। हाँ जी, पेज नंबर 2.2, 2.1 से पढ़ लो यार, छोटा सा ही है, 2.1 से ले लो। 2.1 से आपने पढ़ना है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 का स्टार्टिंग में है लिमिटेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। ये 4-5 पेज आपको पढ़ के आने हैं। ये वही सारी चीजें हैं जो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हो, ये वही सारी चीजें हैं जो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हो, ठीक है। बट उसी को दोबारा से यहाँ पे ढंग से समझना है। अगर कुछ भी चीज समझ नहीं आई तो उसको अंडरलाइन करना है, और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मेरे से पूछना है। मैं मौका दूंगा नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना है। क्लियर हो गया गाइस? ये वाली चीज व्हाट्सएप पे नहीं पूछनी, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपके डाउट्स क्या हैं। तो जो ये पहले 5 पेजेस बोल रहा हूँ मैं, 2.1 से लेके 2.5 तक, इनको पढ़ के आना है। और अगर मैं कुछ पूछूंगा आपको नहीं पता होगा या आपको नहीं आता होगा तो फिर पिटाई लगेगी भाई। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ठीक है, जैसे मैंने आज सवाल पूछा था ना, इज एग्रीमेंट नेसेसरी, इसी तरह के सवाल पूछूंगा मैं इसी में से। तो प्लीज पढ़ के आओगे तो पता होगा, नहीं पढ़ के आओगे तो पता नहीं होगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? एक और सवाल आता है जो कि मेरे दिमाग में आ गया, किसी ने पूछा नहीं, सर सेक्शंस भी याद करने हैं क्या? जैसे अभी आपने ये लिखा, ये एक्ट का नाम और उसका ये जो आगे नंबर लिखा, ये नंबर क्या है? ये 1932 2013, ये क्या होता है नंबर, पता है किसी को? हाँ जी, एनीवन, कौन बताएगा? हाँ जी स्निग्धा सर बताओ। ये तो ईयर नहीं था जिस ईयर में आया। हाँ जिस ईयर में, चलो बता ही दिया परीक्षा ने, चलो परीक्षा से पूछ लेते हैं, बताओ परीक्षा। ये तो 1932 और जो 2013 है, ये तो जिस ईयर में आए थे। बट जिस अगर ईयर वो जो में आए सेक्शन थे, वाली चीज होती हाँ तो पहले इस पे चलते हैं, सेक्शन पे भी आएंगे, पहले इस पे चलते हैं। ये क्या है? जिस ईयर में ये लॉ आया था। तो आप देख सकते हो पार्टनरशिप का लॉ कितना पुराना है, 1932, 1932, हमारी आजादी से पहले का लॉ चला आ रहा है। और ये ही नहीं,
आप अगर देखोगे मोस्टली जितने भी इंडिया में लॉज है ना, वो सारे ब्रिटिशर रूल के टाइम पे चले आ रहे हैं, क्योंकि उनके टाइम पे बड़े अच्छे अच्छे लॉज बना रखे थे उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे गंदे काम करे थे, अच्छा काम भी किया था कुछ। वो हमने जो उनका अच्छा काम था रख लिया, क्यों खराब करे भाई, उसको मेहनत करी थी। ठीक है ना, तो ये लॉ पुराने चले आ रहे हैं। तो क्या सर तब से कोई चेंज ही नहीं आया? चेंज आया होगा, जो उनके अंदर चेंज आया छोटा मोटा, वो उसको बोलते हैं सेक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना अपने यहाँ पे चैप्टर, चैप्टर बोलते हैं, चैप्टर में फिर पैरा होता है ना, कि ये वाला पहला पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा, ऐसी वहां जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको बोलते हैं सेक्शन, नाम दे रखा होता है सेक्शन 1 2 3 4। तो उनमें वो जो चेंजेस करते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं उसके अंदर। तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि तब से कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो 1932 में ये लॉ बना था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आज भी वही चल रहा है, तो बेसिक वही सारा लॉ है। कंपनीज एक्ट 2013 में बना था, तो क्या इससे पहले कोई कंपनीज एक्ट ही नहीं था? हाँ जी भाई प्रथम, क्या इससे पहले कोई कंपनीज एक्ट था या नहीं था? होगा सर। होगा, तो फिर ये कहां से आ गया? फिर 2013 क्यों आ गया? सर नया है। नया है तो नया लाने की जरूरत क्या थी, उसी में चेंज कर देते भाई। पार्टनरशिप में भी तो 1932 में कर रहे थे ना चेंजेस। तो मैं कुछ नई बातें बता रहा हूँ, ये तुम्हारी अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, बट पता होनी चाहिए क्यों करा, मैं बता देता हूँ। देखो बात सारी पता, हमने गलत कुछ नहीं बोला, सब सही बोला। ये नया है, इससे पहले भी एक कंपनीज एक्ट होता था, वो होता था 1956, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना। ठीक है, तो 1956 वाला कंपनीज एक्ट चलता आ रहा था, चेंजेस उसमें भी होते आ रहे थे। अब लेकिन एक टाइम आया जब उस पूरे एक्ट को रिफॉर्म करने की जरूरत आई, यानी उसमें मेजर चेंजेस करने की जरूरत आई। अब कितने चेंजेस करें भाई? जब हम कह रहे हैं कि बहुत सारा चेंजेस करना है, तो फिर इस एक्ट को ही चेंज कर देते हैं ना यार। समझ आ रहा है? कई बार होता है ना, आप अपनी कॉपी, अपनी बुक में कुछ मार्क करना शुरू करते हो या लिखना शुरू करते हो, नोट्स बनाने शुरू करते हो बुक में। फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो नोट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, जब आपके पापा मम्मी या टीचर वो बुक खोल के देखती है तो कहते हैं यार ये तू बुक ही लिख देता ना, ये सारे का सारा यहाँ क्या तू नोट कर रहा है, एक अलग ही बुक बना ले अपनी। होता है कि नहीं होता है? तो जब इतना ज्यादा हो जाएगा तो फिर एक अलग ही बना लो ना भाई, उसी में चेंजेस करते रहोगे। तो इसीलिए 2013 में एक नया एक्ट आया। समझ आई बात? तो इसका मतलब ये नहीं इससे पहले एक्ट नहीं था, लेकिन 2013 में एक नया एक्ट आया। क्लियर हो गया गाइस? क्लियर है सबको? चलो ग्रेट। तो मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, 2.1 से 2.5 तक सारा पढ़ के आना है। जो समझ नहीं आ रहा उसे अंडरलाइन करके आना है। पहला मौका आपको मिलेगा सवाल पूछने का, उसके बाद मैं पूछूंगा। ठीक है, चलो क्लियर है?